नमस्कार दोस्तों, मैसेज मॉर्निंग। मैं जोइता गुहराय, आज का सुबह की होस्ट, आपका दोस्त। आज जो दिन है, आज के दिन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास जिन्होंने आ रहे हैं वो हमारे बिजनेस कोच मिस्टर चेतन चौधरी सर। तो आज हमारा क्या काम है कि हम लोग सब डायरी पेन लेके एकदम वीडियो ऑन करके बैठेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी बहुत लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि यहाँ पे जितने सारे इनवाइटी हमारे हैं सबको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा सीखने का दिन है। हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आज जो सीखना है वो है कैसे हम नए नए लोगों को बिजनेस में लेके आएंगे। देखिए, ये बिजनेस ही है लोगों को बिजनेस, क्योंकि लोगों जिसका जितना सारा लोग परिचित है उनका बिजनेस उतना बड़ा है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, कैसे हम लोगों को बिजनेस में लेके आएंगे, वही आज सिखाएंगे। तो हम लोग सब एक बार क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग करके सर को बुला लेंगे। तो प्लीज वेलकम हमारा बिजनेस कोच मिस्टर चेतन चावला सर। ठीक है सर, जो आप आइए। वेलकम सर, वेलकम। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। कई बार क्या है, ऑप्शंस परेशान करते हैं। इसमें 3 माइक्रोफोन के ऑप्शन है, तो मैंने उसको चेंज किया। तो माय रिचार्ज आर द मॉर्निंग, थोड़ा जोश के साथ, जुनून के साथ एक बार ऐसे हाथ करके, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। क्योंकि हम लोग क्या है, शरीर से तो जाग गए, लेकिन दिमाग से जागना बहुत जरूरी है ना। कई बार हमको लगता है आंखें खुल गई, हम बैठ गए इसलिए हम जाग गए, लेकिन दिमाग होता है तंद्रावस्था। तंद्रावस्था मतलब उसमें आधी नींद होती है और आधा आदमी जागा होता है। अच्छा, एक लड़का तो बोलता है, सर मैं आज सुबह उठा फिर सो गया। मैंने बोला ऐसा क्यों किया? बोला सपना बहुत बढ़िया आ रहा था, जब मैं सोया उठा तो वापिस उस सपने में चला गया। मैंने बोला चलो भाई, जब दुनिया का कोई 8वां अजूबा ढूंढा जाएगा तो आपका नाम सामने रखा जाएगा कि आप वापिस उस सपने में जा सकते। चलिए, आज के दिन की शुरुआत जोईता मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से की है। मैडम, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, आ, हम लोगों ने 13 साल कंप्लीट कर लिए। 14th बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और इस संडे को गुवाहाटी में शानदार ओवर क्राउडेड मीटिंग हुआ। और हम लोग 29 को एक बार फिर से कोलकाता में इसी प्रकार का मीटिंग करने जा रहे हैं। तो जो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनको मैं पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार मीटिंग होने वाला है और आपको इसका जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। एक बहुत ही शानदार कहानी से आज की मीटिंग की शुरुआत करेंगे, जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी दरिया में छोटी सी नाव लेके चला गया कि चलो थोड़ा नौका विहार करते हैं। तो थोड़ा 2-5 किलोमीटर अंदर चला गया। अचानक से उसे पता चला कि उसकी नाव में एक छेद है, जहां से पानी नाव में आ रहा है। छोटी सी जो नाव होती है ना, जिसमें एक आदमी इधर बैठता है, किधर बैठता है, उतनी छोटी सी नाव। तो वो नाव जो है वो पानी से भरती जा रही है। तो पहले तो देख के उसको लगा कि चलो भाई, आज तो जिंदगी खत्म हो गई। ये नाव तो, इसमें छेद है, इसमें पानी आ रहा है, मैं तो मर जाऊंगा और मुझे तो तैरना भी नहीं आता। लेकिन कुछ 2-5 सेकंड के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि जो छेद है वो इतना भी बड़ा नहीं है कि नाव एक से डूब जाएगी, एकदम से डूब जाएगी। धीरे धीरे पानी आ रहा है। तो उसने क्या किया, एक छोटी सी बाल्टी थी उसके पास, तो वो पानी को उसने नाव से निकाल के फिर से दरिया में डाल दिया। उसने देखा कि नाव में पानी की आने की जो रफ्तार है वो धीमी है। तो वो एक बार नाव को अगर पानी से खाली कर देगा तो फिर उसको लगभग 5-7 मिनट का टाइम मिल जाएगा, जिस टाइम में वो कोई ना कोई आइडिया लगा के नाव को किनारे पहुंचाएगा। तो उसने पहले तो नाव को पानी से खाली कर दिया। फिर उसने वो चप्पू चला के थोड़ा आगे बढ़ गया, 50 फुट आगे बढ़ गया। इतने में नाव फिर पानी से भर गई। फिर उसने पानी निकाला, फिर चप्पू चला के ऐसे करते करते करते, टुकड़ों में करते करते वो किनारे पे पहुंच गया। और जैसे भी किनारे पे पहुंचा तो उसने एक लंबी गहरी सांस ली। जैसे ही उसने किनारे पे कदम रखा, उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कहा और बस चल पड़ा। चल पड़ा तो पीछे से कोई आवाज आई, और आवाज ये आई कि एहसान फरामोश इंसान, कम से कम शुक्रिया तो कहते जाओ।
तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि ये कौन बोल रहा है, वहां पे तो कोई नहीं था। तो उसने जब देखा तो वो आवाज नाव में से ही आ रही थी, नाव ही बोल रही। तो उसने नाव से बोला, क्या हुआ, क्या तकलीफ है आपको? बोलता है, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचा दी, तुम वहां पानी में डूब रहे थे और तुमको यहाँ किनारे तक पहुंचा दिया, तुम एटलीस्ट मुझे थैंक यू तो कहते जाओ, तुम इतना भी नहीं कहते जा रहे हो, पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे हो। तो वो इंसान ने जो जवाब दिया ना, वो बहुत ही शानदार था। वो इंसान ने जवाब दिया कि देखो, हकीकत तो ये है कि आपने मेरी जिंदगी बचाई और मैंने आपकी जिंदगी बचाई, क्योंकि अगर मैं उस नाव में नहीं होता तो आप भी आज दरिया में डूब गए हो। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, उसमें कई बार एक टाइप का एक डिबेट चलता है या एक कंफ्यूजन होता है कि भाई अपलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट या डाउनलाइन ज्यादा। तो कई सारे अपलाइन ये सोचते हैं कि मेरी वजह से मेरे डाउनलाइंस को इनकम आ रही, मेरी वजह से उनका बिजनेस चल रहा है, वरना तो वो कुछ नहीं कर पाते। और कई सारे डाउनलाइन ये सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं इसीलिए हमारी अपलाइन को पैसा आता है। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, इसमें अपलाइन और डाउनलाइन का जो रिश्ता है वो उस नाविक और नाव जैसा है। ये दोनों की उतनी ही वैल्यू है, दोनों एक दूसरे के साथ से जिंदा है, और दोनों एक दूसरे के सपोर्ट नहीं होने से दोनों की ही जो है वहां पे दरिया में मौत हो सकती थी। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। जो भी जितने भी लोग हैं, वो जब भी अपने सीनियर को मिले तो उनको उतना ही सम्मान दे जितना आप खुद को देते हैं। मैं तो कहता हूँ उससे ज्यादा सम्मान दे, क्योंकि वो आपके पथदर्शक है, वो आपके टीचर है, वो आपके गुरु है। और जब भी आप अपनी टीम के साथ कभी भी बातचीत करते, बिहेव करते, तो कभी भी आप अपने दिमाग में ये ना लेके आए कि सिर्फ आपकी वजह से उनका बिजनेस चल रहा है, उनकी वजह से भी आपके बिजनेस में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पूरी तरीके से अपने माइंड में रखेंगे। आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है, और ये टॉपिक है, इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिस चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हैं और इससे गुत्थियां कुछ सुलझेगी। क्योंकि गुत्थियां सुलझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो गांठ हमारे दिमाग में बन जाती है ना, वो गांठों को सुलझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो जो चीजें हैं वो कई बार हमारे दिमाग को एक दूसरे रूप में लेके चली जाती है। जैसे एक नया व्यक्ति है, वो आता है माई रिचार्ज में, बढ़िया सा लिस्ट बना देता है, उसको हर आदमी प्रोस्पेक्ट दिखता है, उसको लगता है इसको ज्वाइन करा दो, उसको ज्वाइन करा दो, ये कर लेगा, वो कर लेगा, इससे बात करो, उससे बात करो। लेकिन कुछ लोगों से बात करने के बाद जब कुछ रिस्पॉन्सेस आते हैं, तो उसके दिमाग में कुछ गांठ बन जाती है, कुछ उसके कुछ क्लोटिंग्स हो जाते हैं, कुछ उसके बिलीफ बन जाते हैं कि यार लोग तो ऐसा बोलते हैं, लोग तो वैसा बोलते हैं, लोग फोन नहीं उठाते, लोग ये सवाल पूछते हैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है वो कॉल करना भी कम कर देते हैं, या अपने लिस्ट को साइड में रख के फिर वो अपनी टीम के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो उन चीजों को भी आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और हमें शायद आज समय मिलेगा तो मैं आप लोगों से भी बातचीत करूंगा इस टॉपिक को लेके कि आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या परेशानी आ रही है। क्योंकि आज हम एक ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और वो टॉपिक है कि बिजनेस में हम लोग जो है नए लोग कहाँ से लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, इस टॉपिक पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले कि बिजनेस में नए लोग लाना क्यों जरूरी है, तो हमें बहुत ही क्लियर तरीके से इस चीज को समझ लेना है कि आप जो भी सपना देख रहे हैं, माई रिचार्ज में आप अपना जो भी सपना देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करना। लीडर वो होता है जो टीम बनाता है। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचते रहेंगे और टीम नहीं बनाएंगे तो आप कहीं ना कहीं एक सेल्समैन बन के रह जाए। देखिए, प्रोडक्ट सेल करना और टीम बनाना ये दोनों ही विरोधाभासी बातें नहीं है, ये एक सिक्के के ही दो पहलू है। लेकिन दोनों पहलुओं को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ही पहलू को देख के आप पूरे सिक्कों को पहचान नहीं पाए। इसीलिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई आप प्रोडक्ट बेचते हैं कि टीम बिल्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी गलत है। प्रोडक्ट बेचते हैं कि टीम बिल्ड करते हैं। जैसे मुझे एक व्यक्ति ने पूछा था, जब मैं यूपी में था, तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि सर आपको अच्छा इंसान बनना है या अमीर इंसान? बड़ा ही मजेदार सवाल है, देखिए, कि आपको अच्छा इंसान बनना है या अमीर इंसान बनना है। और मैंने ऑन द स्पॉट आंसर दे दिया कि मुझे दोनों बनना है, क्योंकि ये दोनों बना जा सकता है। ठीक है ना, इसका अच्छा बनना है या अमीर बनना है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई अच्छा आदमी है वो अमीर नहीं होता है, और अमीर है वो अच्छा नहीं होता है। ये तो ऐसा सवाल हो गया कि सर आपकी आंख ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट? दोनों ही इंपॉर्टेंट, दोनों का अपना अपना काम। ठीक है ना। तो ये ऐसा है, जैसे हम आप लोगों को कई बार सवाल पूछा जाता है कि भाई आप प्रोडक्ट सेल करते हैं या टीम बनाते हैं। लेकिन मैं आपको इस सवाल को मॉडिफाई करना चाहूंगा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप प्रोडक्ट सेल करने के साथ साथ टीम बिल्ड कर रहे हैं? ठीक है ना। तो आपका जो भी ड्रीम है, जो भी पर्पज है, वो पूरा होने के लिए हमें एक टीम का निर्माण करना पड़ेगा। और टीम का निर्माण होगा नए लोगों से। ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, हमारा जो माई रिचार्ज बिजनेस है, इस बिजनेस में हमारा जो सबसे प्रमुख काम है, हमारी जो मेन एक्टिविटी है,
वो है कि लोगों को हमारे बिजनेस में लेके आना, ठीक है। और उसके लिए हम लोग एक सिस्टम भी आप लोग को सिखाते हैं कि डायरी परचेस कीजिए, पेजेस बिल्डिंग कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए। वो सिस्टम से पर्टिकुलर तरीके से जो लोग चलते हैं उनको कभी ये समस्या आती नहीं है कि सर नए लोग कहाँ से लेके आए, उनको ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है, ठीक है। मैंने पिछले अपनी मीटिंग में मंगलवार को भी ये बताया था कि आप मुझे ऐसा एक आदमी ढूंढ के दीजिए जिसने डायरी परचेज की है, जिसने 200 लोगों की लिस्ट बनाई है, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में लिस्ट बनाई है, और लिस्ट के ऊपर उसने प्रोस्पेक्टिंग करने की ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग के बाद उसने 2 घंटा प्रैक्टिस की है अपने अपलाइन के साथ बैठ के। प्रैक्टिस करने के बाद अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो और 2 घंटा प्रैक्टिस किए, अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो और 2 घंटा प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद पहले 20 कॉन्टेक्ट उसने निकाले और अपलाइन के प्रेजेंस में एक के बाद एक कॉल किया, और एक एक कॉल के बाद अपलाइन को पूछा कि इसमें मेरी मिस्टेक क्या, मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ। और उस आदमी को अगर लोग नहीं मिल रहे तो आप मेरे पास, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो आदमी दुखी होगा ही नहीं मारी चल। ये सिंपल सा प्रोसेस है जो हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। तो नए लोग बिजनेस में लाने हैं, ये बिजनेस का उसूल है कि नए लोग को लाने हैं। आपकी टीम में जो स्मार्ट कंज्यूमर बनते हैं, वो जो नए लोग आते हैं वहीं से क्रिएट होते हैं, वहीं से नए डायमंड क्लब्स बनेंगे, वहीं से नए रोल टूडर बनेंगे, वहीं से आने वाले समय के आपके फ्यूचर के लीडर्स बनेंगे, वहीं से आपके सफाई डायरेक्टर निकलेंगे, वहीं से आपके लीडर्स निकलेंगे, वहीं से स्टेज पे बोलने वाले लोग निकलेंगे। तो नए लोगों को बिजनेस में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, कब लाना चाहिए नए लोगों को बिजनेस में, कब लाना चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति का एक काम होता है। जैसे आप बैंक में है, और बैंक में अगर आप कैशियर का काम कर, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात मुझे बढ़िया सी याद आ गई। विजुअलाइजेशन के ऊपर एक बार एक भाई साहब ने ट्रेनिंग लगाई कि आप जो पाना चाहते हो उसको विजुअलाइज कीजिए, लेकिन उसको अच्छे तरीके से विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी, प्रॉपर तरीके से। आपका जो दिमाग है ना, उसको परफेक्ट मैसेज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक भाई साहब जो थे, उन्होंने विजुअलाइज किया कि मैं पैसा गिन रहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा आ जाए, मेरे इधर पैसों का ढेर पड़ा है, इधर पैसों का ढेर पड़ा है, पैसा विजुअलाइज कर रहा है, पैसा गिन रहा हूँ, पैसा गिन रहा हूँ। वो रोज ये विजुअलाइज कर रहा है। और देखा तो 3 महीने में उसको बैंक में कैशियर की नौकरी मिली। उसका सपना था अमीर बनना, कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं पैसा गिन गिन के थक जाऊं, मैं ऐसा पसीना पोंछूं और पैसा गिन रहा हूँ। और उसको क्या हुआ, कैशियर की नौकरी मिल गई, क्योंकि उसने पूरा विजुअलाइज नहीं किया। अच्छा, एक और भाई साहब थे जिन्हें विजुअलाइज किया कि मैं पैसे के पास बैठा हूँ, सेंट्रल एसी है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, लाइफ में सिक्योरिटी है। तो उसको एटीएम का चौकीदार बना। वो पैसे के पास से बैठा रहता है, हाथ में बंदूक है, और वहां पे एसी चलता रहता है। तो अच्छी तरीके से विजुअलाइज करना, प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे बिजनेस में नए लोगों को लाना हमारा काम है। मेरा टॉपिक में बात था कि अगर आप बैंक में कैशियर है तो आपका काम है कैश को हैंडल करना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड है तो उसका काम है उसकी सुरक्षा करना, ठीक है। अगर आप मैनेजर है तो आपका काम है मैनेजमेंट करना, अगर आप टीचर है तो आपका काम है बच्चों को पढ़ाना। ऐसे ही माई रिचार्ज में हमारा जो सबसे प्रमुख काम है वो है डेली बेस पे नए लोग हमारी टीम में लाना। ये आप और आपकी टीम मिलकर करने चाहिए। आपकी टीम में हर रोज कितने प्लान होते हैं, ये सवाल आपको खुद को पूछने की। आपकी टीम में हर रोज कितने प्लान होते हैं, इसको लिखिए, आप अपनी डायरी पे लिखिए। आज की जूम मीटिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए आपकी टीम में डेली बेस में कितने प्लान होते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी दो धारी तलवार है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं पागलों की तरह प्लान दिखाता हूँ, मैं अपना काम कर लेता हूँ, टीम का मुझे पता नहीं। भाई, आप गांव के सरपंच हो, तो सरपंच को गांव की गली गली का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो टीम के मुखिया है, लीडर है, तो आपको अपना तो काम करना है, लेकिन टीम के बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। अच्छा, दूसरा दो धारी तलवार है, तो दूसरी धार क्या कहती है, सर मैं अपनी टीम को इतना मोटिवेट करता हूँ कि वो लोग दिन में एक प्लान दिखाए। आप क्या करते हैं, मैं तो मोटिवेट ही करता हूँ ना सर, मैं अगर प्लान दिखाऊंगा तो मोटिवेट कौन करेगा। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको आपके कितने प्लान होते हैं और आपकी टीम के कितने प्लान होते हैं। मैंने एक बहुत ही मजेदार टॉपिक लिया था, आपको ढूंढना चाहिए उसको हमारे यूट्यूब चैनल पे, माई रिसर्च के यूट्यूब चैनल पे। मंथली टारगेट कैसे सेट करें, उसमें मैंने लगभग 5 या 6 चीजें बताई थी। तो उसमें एक टारगेट ये भी था कि आपके इस महीने प्लान कितने हो गए, ये हर महीने की पहली तारीख को आपका टारगेट सेट होना चाहिए, और ये रोज ही करना है, डेली करना है। मैं देख रहा हूँ कि माई रिचार्ज में जो लोग 1 लाख रुपया इनकम कर रहे हैं ना, जो लोग 1 लाख से ज्यादा इनकम कर रहे हैं ना, वो लोगों का फोकस वहां पे है कि उनकी टीम में डेली कितने प्लान शो हो, उनकी टीम में डेली नए लोग कितने आए, ठीक है ना। ये चीज पे उनका फोकस है। तो आपका भी फोकस वहां पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको लिखनी चाहिए आज की जूम मीटिंग से, कि आपकी टीम में जो लोग प्लान दिखा रहे हैं उनका रिजल्ट रेशियो क्या है,
उनका रिजल्ट रेशियो क्या है, मतलब वो कितने प्लान दिखाते तो कितने लोग ज्वाइन करते, और ये सबका अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो बोलता है सर मैं 3 प्लान दिखाता तो एक व्यक्ति तो ज्वाइन हो ही जाता है, ठीक है, तो मेरा रेशियो हो गया 30% का, 33% का, कि अगर मैंने 10 लोग को प्लान दिखाया तो 3 लोग तो ज्वाइन कर ही लेंगे, ये मेरा 10 में से 3 का रेशियो, एवरेज बोलते हैं इसको। कोई बोलता है सर मैं 10 प्लान दिखाता हूँ तो मेरा एक ही आदमी ज्वाइन करता है, तो उसका एवरेज बहुत कम हो गया, 10 में से 1, मतलब 10% उसका सक्सेस रेशियो हो गया। कोई बोलता है सर मैं अगर 10 के सामने बैठ गया ना तो फिर 5 से 6 लोग को तो मैं ज्वाइन करा के ही खड़ा हूँ, तो इनका हो गया 50-60%। तो आप आपकी टीम में जो लोग प्लानर है ना, उनके प्लान चेक करना आपकी बहुत बड़ी ड्यूटी। पहले खुद का चेक कर, अगर आपको लगता है कि आपका प्लान उतना दमदार, उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठे 1 घंटे का टाइम ले, जिससे आप प्रोस्पेक्ट से टाइम लेते हैं ना कि मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, बैठे प्लान शो किया, ऐसे अपलाइन के साथ बैठे और अपलाइन को सीधा बोले कि सर आप सिर्फ मेरी गलतियां बताइए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आपकी कोई मिस्टेक फ्री में बता रहे हैं, आपको पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मिस्टेक जानने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं, कोचिस को रखते हैं, जो लोग करियर कोचिस होते हैं, बिजनेस कोच होते हैं, उनको रखते हैं, उनको लाखों रुपया देते हैं और उनके साथ साल में 3 या 4 बार बैठते हैं और बोलिए कि बोलिए हम लोग एज ए कंपनी हम क्या गलती कर रहे हैं, आप हमारी मिस्टेक बताइए, क्योंकि आपकी मिस्टेक आप खुद नहीं देख सकते। देखिए कुदरत का करिश्मा देखिए, हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, हमको आईने की जरूरत है, ठीक है ना। मैं आपका चेहरा देख पा रहा हूँ, आप मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, लेकिन आपको अपना चेहरा देखना है तो आप नहीं देख पाएंगे, आपको आईने की जरूरत पड़ेगी। तो आप जब काम करते हैं तो क्या मिस्टेक करते हैं वो भी आपको नहीं पता, वो आपकी अपलाइन नहीं बताता है, ठीक है। तो अपलाइन के साथ बैठिए और बोलिए कि सर मेरा मिस्टेक बताए, मेरा गलती बताए, मैं मुझे इंप्रूवमेंट क्या करना है, और उस 1 घंटे की मीटिंग में क्या करिए, आप अपने कुछ पॉइंट लिख के जाइए। जैसे अपलाइन ने बोला कि देखिए आप जब शुरुआत करते हैं ना थोड़ा स्माइल कीजिए, या आप इतना जल्दी प्लान पे मत चले जाए, थोड़ा बातचीत कीजिए उनसे, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप ऐसे ऊपर के बैठ के बात कर रहा है, आपका डायरी ठीक नहीं है, आपका पेन जो जितना बोले, जितना ज्यादा बोले वो आपके लिए दवाई का काम। मेरे पिताजी मुझे हमेशा एक चीज कहते थे कि जो चीज खाने में मीठी लगती है ना वो पेट में जाके कड़वा असर करती है, और जो खाने में कड़वी चीज है ना वो पेट में जाके मीठा असर करती है। तो जब भी आपके सीनियर आपको कोई बात बोले और कड़वी लगे ना तो उसको दवाई के रूप में ये अंदर जाके बहुत अच्छा असर करे, ये मीठा असर करे। तो आपने उसमें से 2-3 चीजें ले ली कि चलो एक तो डायरी चेंज करनी है, दूसरा कि मुझे पेन चेंज करना है, तीसरा मेरा प्लान का बिगिनिंग ठीक नहीं, तो सर बताइए कैसे करना है? ठीक है, फिर सर को डेट दीजिए, सर है मैडम है जो भी आपके सीनियर में, कि 1 हफ्ते में फिर मिलते हैं, आप मुझे फिर से एक बार टाइम दीजिए, ये तीनों चीजें चेंज करके मैं आपको मिलता हूँ, और फिर एक बार बैठिए। आपका प्लान जब तक आप मास्टर नहीं हो जाते ना तब तक आपको इस प्रोसेस को करना। और आप किन के साथ ये कर सकते हैं, जिनका प्लान आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके सीनियर में बहुत से लोग हैं, लेकिन जिनका प्लान आपको बहुत शानदार लगता है, क्या इनका जबरदस्त प्लान है, उनको आप कॉपी करना शुरू करें, ठीक है ना। तो कॉपी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। संडे मीटिंग में एमडी सर ने बहुत बढ़िया बात बताई थी कि हमें बच्चे बन जाना है। बच्चे क्या करते हैं, अपने टीचर को कॉपी करते हैं। मेरी बेटी 5 साल की है, वो रोज स्कूल से घर आके फिर एक बार टीचर बनती है, और ज्यादातर केस में अगर घर पे है तो स्टूडेंट में ही होता, ठीक है, तो वो पढ़ाती है, जो जो उसको टीचर ने पढ़ाया वो सब कुछ पढ़ाती है। वो क्या करते हैं, इमिटेट करते, कॉपी करते हैं। पूरी दुनिया कॉपी पे चलती, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री पूरी कॉपी पे चलती। आपको पता है ये टीवी में जितने भी सीरियल आ रहे हैं, जो पारिवारिक जो सीरियल होते हैं, धारावाहिक जिसको बोला जाता है, जिसको ज्यादातर केस में महिलाएं देखती हैं, उनमें वो जितने भी कैरेक्टर हैं उनका जो भी ड्रेसिंग होता है, उनका जो भी इयरिंग्स वगैरह होता है, उनका जो मेकअप होता है, उनको फ्री में मिलता है। बड़ी बड़ी साड़ी की जो कंपनियां हैं, ड्रेसेस की कंपनियां, उनको फ्री में देते। क्यों फ्री में देते हैं? बोला आप खाली इसको पहन के शो में जाइए, बाकी मार्केट में दिखा दिखा के हम बेचते हैं। लोग यही बोलेंगे अच्छा ये सीरियल में ये जो है इसने ये पहनी है, आप इसको लेके जाइए, आप भी उनके जैसे दिखिए। ठीक है ना। तो पूरी फैशन इंडस्ट्री, जैसे आपने बीच में देखा होगा कि दाढ़ी रखने का क्रेज आ गया, ठीक है ना। हर क्रिकेटर, हर फिल्म एक्टर, जिसको देखो बड़ा दाढ़ी, बड़ी मूछें। आज से 10 साल पहले नहीं था, अभी वो क्रेज आ गया, क्योंकि वो लोग रखते हैं तो फिर वो कॉपी हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना। तो डुप्लीकेशन कभी करना नहीं होता, डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक होता है। किसी फिल्म में आपने देखा सलमान खान ने जीन्स यहाँ घुटनों से फाड़ दिया, तो अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर शोरूम में ऐसे जीन्स मिलना शुरू हो जाएंगे और लोग ऐसे मांगना शुरू होते हैं, ठीक है। तो बच्चा बन जाना है हमें। बच्चा क्या करता है, कॉपी करता है। तो आप उस अपलाइन को कॉपी करें जिसका प्लान आपको सबसे अच्छा लगे, ठीक है ना। जेरोक्स भी करे तो उसकी करे, कॉपी करे तो उसकी करे। अच्छा, एक विद्यार्थी बहुत ही कमजोर था, पढ़ाई में इतना कमजोर कि हर बार फेल होता था,
एक ही क्लास में उसको लगभग 7-8 साल हो गए। तो उसके एक टीचर जो है उसने बोला कि भाई तू कैसे भी करके पास हो जा, तू इस बार एग्जाम में बुक लेके बैठ जा, लेकिन तू पास हो जा। लेकिन वो एग्जाम में बुक लेके बैठ गया, सारे क्वेश्चन के सारे आंसर लिख दिया, उसके बाद भी फेल हो गया। पूछिए क्यों? क्योंकि उसने कॉपी कैसे किया था पता है? वो पेज नंबर जो लिखा होता है ना वो भी लिख दिया था, नीचे जो लिखा होता है ना भारत सरकार पाठ्य पुस्तक ये भी लिख दी, सब कॉपी करता है। तो वो जो एग्जाम का पेपर चेक करा था उसको पता चल गया, तो किसी ने फोटो ही लगा दिया यहाँ पे, मतलब डिट्टो कॉपी कर दिया। इसीलिए एक कहावत है कि भाई नकल करने में भी अकल चाहिए, अगर अकल नहीं है तो नकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? तो कॉपी कीजिए, अपलाइन को कॉपी कीजिए, उनकी अच्छी बातें देखिए। अच्छा उसमें भी हम नहीं, उनकी ये गलती आप सुधारने मत जाइए, अपलाइन को सुधारने मत जाइए, डॉक्टर को जाके ये मत बोले डॉक्टर साहब सुबह दौड़ा करिए, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उनको अच्छा लगेगा नहीं दोस्तों, ठीक है? तो आप अपने अपलाइन को कॉपी कीजिए, आपको अपने प्लान में मास्टर बनना है। अगर आप अपने प्लान में मास्टर बन गए तो आपको कभी भी नए लोगों की दिक्कत नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा शेर जो होता है ना वो जंगल में क्या करता है पता है? शेर जंगल में अपने बच्चों को सबसे पहला काम सिखाता है शिकार करना। जब तक बच्चों को शिकार करना नहीं आता, सबसे ज्यादा उनकी लाइफ की थ्रेट होती है। आपको ये बता दें कि जंगल में अगर शेर अपने 2-3 बच्चों के साथ 2-4-6 भैंसों के बीच अगर सामना हो गया तो भैंसे बच्चों को मार देगी। आप अगर डिस्कवरी देखते तो कई बार अपने इसे वीडियो देखे होंगे कि शेर के बच्चों को मार दिया, क्योंकि भैंसे भी मौका देखते हैं कि आज शेर अकेला है, बच्चे 4 हैं, तो ये बड़े होके हमारे बच्चों को मारने वाले, आज ही इनको खत्म। तो और भी जानवरों से उनको खतरा रहता है। तो शेर जो है वो बहुत ही डेंजर जोन में रहता है। शेर और शेरनी वो उनके बच्चों को बड़ा करते करते सबसे पहले एक काम सिखाते हैं कि इनको शिकार करना से। क्यों सिखाना है? बोले एक बार जब शिकार करना सीख गया ना तो ये खुद को बचा भी लेगा और अपना पेट भी भर लेगा। ये दो चीज जो जंगल में सीख जाता है वो जिंदा रहता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जंगली जानवर की जिंदगी कितनी खतरनाक है। देखिए कभी भी मौत आ सकती। सोचिए आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में ऐसा कानून है कि कोई भी आदमी कभी भी आदमी किसी को भी मार देगा। एक आदमी को दूसरे आदमी से खतरा है, हर आदमी तलवार लेके घूम रहा है, मतलब बिना किसी रीजन के, बिना कोई तकलीफ के, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। तो आप कितना दिन जिंदा रहेंगे? आप 24 घंटे एक ही चीज सोचते रहेंगे, कोई इधर से तो मार नहीं रहा है, कोई उधर से तो मारने नहीं आ रहा है, यहाँ से तो मौत नहीं आ रही, वहां से तो मौत नहीं आ रही। ये जंगल का कानून है, मौत कभी भी आ सकती है, ठीक है? तो सोचिए ऊपर वाले का कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमको इंसान बना, कि हम लोग जंगल से निकल गए और एक सोसाइटी का निर्माण, ठीक है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी ये शिकार करना सीखना पड़ेगा। शिकार करने से मेरा मतलब है हमें अपना काम सीखना। जिस आदमी को अपना काम आता है ना उसको किसी के भी सामने झुकने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, उसको ज्यादा रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको अपना काम आता है उसके काम से ही उसका सम्मान होता है। तो आपको इस काम में मास्टर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? आपका फोकस कहाँ पे है? आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। सर पिछली बार 10 प्लान किए थे तो 2 लोग जुड़े, अब मेरे 4 लोग जुड़े सर। अब मेरा टारगेट है 10 में से 6 लोग जुड़े, अब मेरा टारगेट है 10 में से 8 लोग जुड़े, फिर 10 में से 10। मैं आपको वादा करता हूँ, आपको इसको अपने दिमाग में लिखना तो लिख लीजिए। अगर आप इस डायरेक्शन में चले गए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप वो व्यक्ति बन जाएंगे कि आप 5 मिनट बात करेंगे ना, अगला आदमी बोलेगा कि प्लान नहीं देखना है, आप जो भी करते हैं वो हमको करना, प्लान बाद में देखना। वो सिचुएशन आ जाएगा, आप उस टाइप की पर्सनालिटी यहाँ पे डेवलप कर लेंगे, ठीक है? तो हमें प्लान में मास्टर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा तीसरी बात, जैसे पहली बात मैंने बोले कि क्या उस सिस्टम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, डायरी परचेस करना, लिस्ट बनाना, फिर कॉन्टेक्ट करने की ट्रेनिंग लेना, उसकी प्रैक्टिस करना, 20 प्रोस्पेक्ट्स को निकालना, फिर उनसे बातचीत करना, उस सिस्टम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं? ये पहली बात। और दूसरी बात कि भाई हम प्लान में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। एज अ प्लानर आपको इंप्रूवमेंट करना है। और जैसे अच्छा इंप्रूवमेंट होगा कैसा? करने से होगा। इंप्रूवमेंट कैसे होगा? करने से होगा। बेसिक चीजों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं चेतन सर जब भी आते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, प्लान दिखाओ, प्लान में मास्टर बनो, प्लान दिखाओ। भाई मैं 19 साल से ये बात बोल रहा हूँ और आने वाले 19 साल भी यही बात बोलने वाला। क्योंकि आप जब कोई कराटे क्लास में जाते हैं ना, अगर आपका बच्चा जाता है या आपने कभी कराटे क्लास में गए हैं, आप अगर 5 साल भी कराटे क्लास में जाते हैं ना, अगर आपका क्लास 1 घंटे का है तो पहले 30 मिनट वो आपको बेसिक चीजों की ही प्रैक्टिस कराते हैं। जो लोग कराटे क्लास में जाते हैं ना उनको पूछ लीजिए कि आपको रोज क्या कराते हैं। तो रोज नई नई चीजें नहीं सिखाई जाती, क्योंकि हमको नई 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 चीजें कोई सीख के कोई एनसाइक्लोपीडिया बनने की जरूरत नहीं है। हमें अपने बिजनेस का मास्टर बनना, और मास्टर बनने के लिए रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश में कहावत है, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल।
अगर कोई भी स्किल को डेवलप करना है, रिपीट करो। आप जिस भी काम में मास्टर है, जिस काम को आप अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वो दोस्त बनाना है, चाहे वो बातें करना है, चाहे वो डायरी मेंटेन करना है, चाहे वो रसोई बनाना है, चाहे वो टाइम को मैनेज करना है, जिस भी काम में आप अच्छे हैं, उस काम को आपने जिंदगी में हजारों बार किया है। और जिस काम में आप कमजोर है, जिस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे, देखिए उस काम को करने के, आपने उस काम को बहुत कम बार किया। जिस काम को आप बार बार करेंगे, रिपीट करेंगे, उस काम में आप मास्टर बन जाएंगे। तो ये दूसरी बात मैंने आपको यहाँ पे बताई। अच्छा, तीसरी बात, नए लोग कहाँ से आते हैं, तो मैं कुछ चीजें ना आपके दिमाग के साथ बातचीत करना चाहता हूँ। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है ना, तो कुछ बिलीफ हमारे होना बहुत ज्यादा जरूरी। वो बिलीफ क्या है? सबसे पहली चीज तो आज हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं। और मुझे लगता है गिनती होगी तो शायद 150 से भी ऊपर चले जाएंगे। जब अगली जनगणना होगी तब हमको पता चलेगा। शायद क्या पता हम लोग चाइना से आगे निकल जाए, क्योंकि आजकल हम लोगों ने ठाना है चाइना से हर चीज में आगे निकलना है। ठीक है, तो शायद हम दुनिया की हाईली पॉपुलस कंट्री में नंबर 1 पे आ जाए। हम अभी 140 करोड़ मान के चलते हैं। अच्छा, 140 करोड़ का 50% होता है 70 करोड़, 50%। अच्छा, 140 करोड़ का 25% होता है 35 करोड़। 140 करोड़ का 10%, 10% मतलब 10 में से एक, वो होता है 14 करोड़, 14 करोड़। अच्छा, 140 का 0.1%, चलो पहले 1% ले लेते हैं। 1% कितना हो गया? 140 का 1% कितना हो गया? 1.4 करोड़। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊं कि 1% लोगों को भी आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग में पता नहीं है। आज अगर हमारे देश की बात करें तो 140 करोड़ में से स्ट्रॉन्गली बिलीव करता हूं मैं कि 135 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आज भी नहीं पता है कि मैं रिचार्ज। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देश इतना बड़ा है, देश इतना बड़ा है। ठीक है ना, लोग इतने ज्यादा है। हम देखिए, ज्यादातर जो कंट्री है दुनिया में, उनकी पॉपुलेशन कितनी? 1 करोड़। दुनिया में मेजोरिटी कंट्री है जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम है। मैं 2010 में मॉरिशस गया था। मॉरिशस, वहां पे मैं कुछ 10-12 दिन रुका था। तो एक दिन मैंने सोचा कि टापू में, मतलब टापू ही है मॉरिशस, तो छोटा सा टापू है। तो वहां पे एक बोट वाला ऑफर कर रहा है, सर आपको पूरा मॉरिशस घुमा देंगे। मैंने बोला कितने दिन लग जाएंगे? बोला 4 घंटे से। आप इस बोट में बैठिए, ये टापू का 4 घंटे में चक्कर लग जाए। तो मैंने बोला आबादी कितना है? बोला 10 लाख। 10 लाख लोग है सर, 10 लाख। तो सोचिए हमारा कलकत्ता में कितने मॉरिशस आ जाए। इसलिए एमडी सर बोलते हैं कलकत्ता पूरा एक देश है। तो इतना बड़ा देश है। आप जब ये सोचते रहे नए लोग बिजनेस में कहां से लाएंगे, इस बात को हमेशा याद रखें। बहुत लोग है भाई, टेंशन नहीं, थक जाएंगे। अगर इंडिया में आप हर व्यक्ति को मिलके एक बार खाली शेक हैंड करोगे ना, तब भी हमारी मौत आ जाएगी, लेकिन ये लोग खत्म नहीं। ठीक है ना, तो इतने ज्यादा लोग हैं। तो ये सवाल जो है ना कि नए लोग कहाँ से लाएंगे, आप कहीं से भी ला सकते। लोग ही लोग हैं हमारे देश में। लेकिन यहाँ पे क्या, एक बिलीफ डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो बिलीफ क्या है कि हर किसी को माई रिचार्ज की जरूरत है। हर किसी को हमारे प्रोडक्ट्स की जरूरत है। ये विश्वास अगर आपको डेवलप हो गया ना, तो आप बात ही मत पूछिए। आप फ्री नहीं रहेंगे। आप बोलेंगे आपके पास इतना काम है, इतना काम है, कि भी आपके पास टाइम। लेकिन होता क्या है, गांठ बन जाती है। जैसे मैं गांठ बनने से आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है कि एक कपल था, दोनों में प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, तो दोनों आपस में मिलते थे, बगीचे में जाते थे। तो बगीचे में फूलों को देख के शायरियां याद आ जाती थी। बगीचा का मौसम सुहाना लगता था, एक दूसरे की तारीफ करते थे। फिर शादी हो गई। शादी हो गई तो शादी के बाद कहा सुनी तो होती रहती है, थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा तो होता रहता है, दो लोग साथ में रहेंगे तो गुस्से गुस्से में पत्नी ने कुछ, पति को कुछ बोल दिया, पति ने पत्नी को कुछ बोल दिया। अब वहां पे गांठ बन गई। ये आदमी तो ऐसा है, ये औरत तो ऐसी है। अब जब 2 साल बाद फिर वो बगीचे में जाके बैठते हैं, फूल तो अभी भी है, बहार तो अभी भी है, मौसम तो अभी भी सुहाना, लेकिन शायरी कोई दिमाग में नहीं आ रही, क्योंकि वो गांठ बीच में आ रही। ठीक है ना। तो अब आप बहुत परफेक्ट तरीके से समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। हम जब बिजनेस में आते हैं, नया आदमी आता है, उसकी कोई गांठ नहीं बनी है, कोई बिलीफ नहीं बने। वो सबसे बात कर, ये भी ज्वाइन कर लेगा, ये भी कर लेगा, सर इसको बात करते, उसको बात करते, सर मेरे मामा जी है उनको प्लान दिखाए, ये मेरा दोस्त है, दोस्त का दोस्त है, भाई का दोस्त, दोस्त का भाई।
लेकिन जब हम पहले 20-25 लोग को कांटेक्ट करते हैं और वहां से कुछ अटपटे क्वेश्चन आ जाते हैं या कुछ लोग नहीं आते हैं या कुछ लोग ना बोलते थे, तो हमारे कुछ बिलीफ बन जाते। ये बिलीफ हमारे सबसे बड़े दुश्मन। आप देखिए, आप खुद को पूछिए, अपनी टीम में जाके पूछिए, लिस्ट पूछिए, काफी सारे लोग लिस्ट बनाए, क्योंकि हम इतना बोलते रहते हैं लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, तो लोग बनाते हैं। लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग्स में एक सवाल लोगों को हमेशा पूछता हूँ कि वो आदमी खड़ा हो जाए जिसने आखिरी व्यक्ति को भी अपने लिस्ट में जो सबसे लास्ट में नाम है उसको भी कांटेक्ट किया है। लेकिन मानिए आज तक कोई खड़ा नहीं। हम उस कांटेक्ट को वहां पे रोक दिए क्योंकि वो बिलीफ बीच में आ गया। एक लीडर से मैं मिला था, मैंने बोला साहब आप कांटेक्ट करते हैं? बोला सर मैं पहले करता था अभी नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैंने बहुत ही उनके दिमाग में अंदर डीप जाने की ट्राई की, तो पता ये चला कि सर जब हम किसी को कांटेक्ट करते हैं ना, तो पहले दिमाग में वो आ जाता है कि कहीं ये ना बोल देगा तो, कहीं ये फोन नहीं उठाएगा तो, या कोई सवाल पूछ लेगा तो। अच्छा, ऐसा दिमाग में क्यों आता है? क्योंकि ऐसा पिछली बार हुआ। देखिए हमारा जो दिमाग है ना, वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हमारे दिमाग का नेचर है, वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है। उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, उसका काम है ये। आपके दिमाग की सबसे पहली प्रायोरिटी है आपको सुरक्षित रखना, आपको खुश रखना नहीं। योर माइंड इज नॉट प्रोग्राम टू मेक यू हैप्पी, योर माइंड इज प्रोग्राम टू कीप यू सेफ। हमारा हजारों सालों से जो हमारा दिमाग है, हमारे जो पूर्वजों से मिला है, जो उसको आदि दिमाग बोला जाता है, पुराना दिमाग जो है, उसका प्रोग्रामिंग हुआ है हमको सेफ रखने के लिए। इसीलिए जब आप किसी रोड को क्रॉस करते हैं तो आपका दिमाग आपको ये नहीं बोलता है कि मजा आएगा, आपका दिमाग बोलेगा भाई इधर से गाड़ी आ सकता है देखो, इधर से एक्सीडेंट हो सकता है देखो। ठीक है, तो जब भी कोई थ्रेट, खतरा दिखता है, माइंड तुरंत एक्टिव हो जाता है, क्योंकि माइंड का काम है आपको खतरे से बचाना। इसीलिए कोई नेगेटिव चीजों के प्रति हमारा फोकस बहुत ज्यादा होगा, ऑटोमेटिक होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो और आप फुल्ली पॉजिटिव होकर चलोगे तो 2-4 दिन चल पाओगे, उसके बाद हॉस्पिटल में मिलोगे आप, क्योंकि आप फुल्ली पॉजिटिव होकर चल रहे, कुछ होगा नहीं, बिंदास रहो। ठीक है ना, तो बिंदास रहेंगे तो एक्सीडेंट की गारंटी है। तो हमारा दिमाग क्या है, नेगेटिव चीजों को पकड़ लेता है। लेकिन आपको अपने दिमाग को समझने के साथ ये भी समझने की जरूरत है कि भाई हमारे बिजनेस का भी एक एवरेज चल। ठीक है ना, अभी मैं अहमदाबाद में था, मैं शायद गुरुवार को था, पिछले गुरुवार को अहमदाबाद में था। तो हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग दी, हमने वहां पे कुछ लिस्ट बिल्डिंग किया, कुछ टास्क दिए। और वहां पे कुछ 27 लोग थे मेरे साथ, तो उन लोगों ने 200-200 की लिस्ट का मुझे कमिटमेंट दिया है 25 तारीख का, जो 25 तारीख कल थी। आज मैं बातचीत करूंगा उनसे। तो वहां पे क्या हुआ कि मैंने वो जब ट्रेनिंग देना शुरू किया कि लोगों से बात कैसे करें, उसमें मैंने सबसे पहला चीज बोर्ड पे लिखा कि जब आप 200 लोग की लिस्ट बनाते हैं ना, तो पहले अपने दिमाग को समझा दीजिए कि इसमें 100 लोग ही आए, 100 लोग नहीं आए, 100 लोग नहीं आएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 10 लोग को फोन करते हैं, 5 लोग आते हैं, 5 लोग नहीं आते हैं ना, तो इसमें माई रिचार्ज की कोई गलती नहीं है, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग की कोई गलती नहीं है, इसमें हमारे प्रोडक्ट की कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी आपकी प्लान की कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसको आपको पूरी तरीके से अपने दिमाग में रखना। ठीक है ना, कि 50% लोग ही आए। उस 50% लोग, जो 100 लोग आएंगे, उनमें से 40-50% लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब 200 लोग की लिस्ट है तो उनमें से 40 से 50 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फोकस वहां पे होना चाहिए कि वो 50 कौन से है। मेरा फोकस वहां पे नहीं होना चाहिए कि वो 150 लोग क्यों जुड़े। अगर फोकस वहां पे चला गया तो फिर बात। ठीक है ना, तो वो जो बिलीफ आपके दिमाग में बने हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने सोचा ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जीवन जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है। लाइफ इज द मैटर ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर किसी व्यक्ति को आज ये पता चल जाए कि अगला 1 साल उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है, अगला 2 साल क्या होने वाला है, अगला 5 साल, एक एक मोमेंट पता चल जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। वो व्यक्ति जिंदा रह नहीं पाएगा, वो पागल हो जाएगा। उसको पता है कल सुबह मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, 2 दिन पहले, 2 दिन बाद मुझे सैलरी में हाइक मिलने वाला है, 3 दिन बाद मेरा बच्चा फेल होने वाला है एग्जाम में, सब पता है उसको, कोई मजा ही नहीं लाए। ठीक है ना, तो लाइफ जो है वो अनसर्टेनिटी से भरी हुई है, और आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीजों को आपको एक्सेप्ट करना है कि हर व्यक्ति नहीं चुनता। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिलीफ डेवलप करना है कि बहुत लोग, लोग ही लोग। आप हावड़ा स्टेशन पे चले जाओ, अगर उतने लोग डायमंड क्लब कर लेंगे, आपकी महीने की इनकम 30-40 लाख रुपया हो, 1 करोड़ हो सकती है, इतने लोग सिर्फ हावड़ा स्टेशन। इंडिया वाले बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जितनी आबादी है उतने लोग, तो उतने लोग इस वक्त ट्रेन में बैठे हुए इंडिया में।
इस वक्त मतलब 7:05 पे हमारे देश में ट्रेन में जितने लोग, जो ट्रेनें चल रही है उसमें जितने लोग हैं, उनकी कैलकुलेशन करोगे तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। ठीक है ना? तो जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है उससे ज्यादा लोग तो हर साल यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो लोग ही लोग हैं। तो लोग कहाँ से लाएंगे? मार्केट से। मार्केट कहाँ से शुरू होता है? आपके घर के दरवाजे के बाहर कदम रखते ही मार्केट से। घर में मार्केट नहीं। ठीक है ना? अपने पापा को कांटेक्ट करते रहो, भाई को मोटिवेट करते रहो, बीवी को प्लान दिखाते रहो, नहीं। प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है, लेकिन घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, मार्केट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत से लोग हैं। अच्छा, सबको मेरे बिजनेस की जरूरत है। अच्छा, दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसकी सबको जरूरत है? नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की यही तो खूबी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी सबको जरूरत। ठीक है ना? बाटा कितनी बड़ी कंपनी है? बाटा बहुत बड़ी कंपनी है ना? सही बात है। बाटा क्या बनाती है? टीवी बनाती है, बड़े बड़े ट्रक बनाती है, रॉकेट बनाती है। यस और नो? कितने लोग को यस लग रहा है? हाथ ऊपर कीजिए जिनको लग रहा है बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत से लोगों ने बाटा को टीवी बना दिया, बाटा को क्या बना दिया, एरोप्लेन बना दिया है, बाटा जूते बना दिए। इसलिए मैंने बोला ना, दिमाग से जाग जाओ, शरीर से नहीं जागना। ठीक है ना? शरीर से जाग के सामने बैठ के नहीं, दिमाग से जागना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाटा जो है वो शूज बनाता है, और एक समय की सबसे बड़ी कंपनी, आज भी बहुत बड़ी कंपनी है बाटा। लेकिन आज भी इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में एक भी बार बाटा का चप्पल नहीं पहना। करोड़ों लोग ऐसे हैं, फिर भी बाटा इतनी बड़ी कंपनी बन गई। ठीक है? बाटा तो ये नहीं सोचता हर आदमी मेरा जूता नहीं पहनेगा तो मेरा बिजनेस कैसे बढ़े, क्योंकि ये देश इतना बड़ा है। तो अगर कुछ लोग हमारे साथ आ गए तो हम बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं, जबरदस्त नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है? तो हमारा प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, बाटा का प्रोडक्ट कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसके बिना किसी की जिंदगी नहीं चलेगी। कि भाई अगर आपको जिंदा रहना है तो बाटा का जूता पहनना पड़ेगा। मुझे बाटा से कोई दिक्कत नहीं, मैं खाली आपको एक एग्जांपल, जैसे मैकडोनाल्ड, कि अगर आपको जिंदा रहना है तो बर्गर खाना पड़ेगा वरना नहीं रह पाओगे, ऐसा नहीं है। फिर भी मैकडोनाल्ड इतनी बड़ी कंपनी बनी। अगर आपको जिंदा रहना है तो एप्पल का आईफोन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप सैमसंग का ले सकते हैं, नोकिया का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। फिर भी एप्पल इतनी बड़ी कंपनी। लेकिन हमारा प्रोडक्ट है मौका, अपॉर्चुनिटी। सबको जरूरत, सबको जरूरत। एक व्यक्ति 2,000 कमा रहा है, उसको 10,000 कमाना है, मौका चाहिए। एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, उसको 50,000 कमाना है, मौका चाहिए। 50,000 वालों को 2 लाख कमाना है, मौका चाहिए। 2 लाख वालों को 5 लाख कमाना है, मौका चाहिए। एक व्यक्ति को कर्जा उतारना है, मौका चाहिए। एक व्यक्ति को बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, बच्चों को, मौका चाहिए। एक व्यक्ति को अपने रेंटेड हाउस से खुद का मकान चाहिए, मौका चाहिए। एक व्यक्ति को लोन खत्म करना है, मौका चाहिए। सबको मौका चाहिए। किसी को फेमस होना है, किसी को लीडर बनना है, किसी को स्टेज पे जाना है, किसी को अच्छा वक्ता बनना है, किसी को एक सर्कल चाहिए, नेटवर्क चाहिए। सब कुछ करने के लिए मौका चाहिए, और सब कुछ करने का मौका मारी चाहिए। तो कुछ लोग जो परेशान है उनसे मैं बातचीत करता हूँ कि आप जब लोगों से देखते तो आपके मन में क्या आता है? बोला, मैं ये सोचता हूँ कि इसको हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है। जब ये सवाल आप पूछेंगे ना, तो तब भी हमारा प्रोडक्ट तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, और हम वाइड रेंज ऑफ वैरायटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें भी आपको 90% लोग मिल जाएंगे जिनको तो प्रोडक्ट की जरूरत है, क्योंकि हम लोग हेल्थी इंडिया पे बात करते हैं, हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने पे बात करते हैं, हम लोग हेल्दी रहने पे बात करते हैं। बीमारियां ठीक करने पे तो बात करते ही, पूरी दुनिया में लोग बात करते हैं, लेकिन हम लोग हेल्दी रहने पे बात, हम लोग उस चीज पे बात करते हैं कि बीमार पड़े ही नहीं। ठीक है? एक बहुत ही शानदार बुक है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मतलब दुनिया के जितने इफेक्टिव पीपल है उनकी 7 आदतें कौन सी है। उनमें से एक आदत बहुत जबरदस्त है, और वो आदत क्या है कि वो लोग प्रोएक्टिव होते हैं। दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। रिएक्टिव क्या होता है? जैसे अभी कोविड आ गया तो सब लोगों ने मास्क लगा दिया, सब लोग हेल्दी खाना शुरू कर दिया, सब लोग सुबह दौड़ना शुरू कर दिया, हेल्थ के पीछे फोकस करना शुरू कर दिया। ये हो गया रिएक्टिव। रिएक्शन आया, कुछ घटना घटी, उसका रिएक्शन आया। लेकिन कुछ लोग पहले से ही सुबह जल्दी उठते थे, पहले से ही योगा करते थे, पहले से ही जिम में जाते थे, पहले से ही हेल्दी खाना खाते थे। ये है प्रोएक्टिव। मुसीबत आने से पहले खुद को तैयार करते। तो जितने भी दुनिया में एक्टिव, जितने भी इफेक्टिव लोग हैं जो दुनिया में सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी 7 आदत में से एक आदत है प्रोएक्टिव। ठीक है ना? तो आप इस चीज को समझिए कि मौका जो है वो सबको जरूरत है, और आयुर्वेद की सबको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग हेल्दी रहने पे बात करते हैं, हम लोग बीमार ना पड़ने पे बात करें। अच्छा, आज से 5,000 साल पहले जो डॉक्टर थे उनको किस चीज का पैसा मिलता था? जो वैद्य होते थे उनको
बीमारी ठीक करने का पैसा नहीं मिलता था। ये बात शायद आपके लिए एक नई बात होगी। आज से 5000 साल पहले डॉक्टर को पैसा मिलता था कि मैं बीमार नहीं पड़ना चाहिए। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था कि मेरे परिवार में से कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हर महीने इतना पैसा मिलेगा। और अगर उस सिचुएशन में कोई गलती से बीमार पड़ जाता था तो डॉक्टर को उसको पैसा देना पड़ता कि मैं आपका डॉक्टर हूं, उसके बावजूद भी बीमार पड़ गए तो आप जब तक बीमार है मैं आपको पैसा दूंगा। आज खेल उल्टा हो चुका है, आज बीमार आदमी ही डॉक्टर के पास जा रहा है और बीमारी ठीक करने का पैसा मिलता है। उस टाइम पे उल्टा था। तो हम उस फंडा के ऊपर काम करें कि बीमार पड़ो ही नहीं आप खुद की इम्यूनिटी को डेवलप करें, खुद की हेल्थ को डेवलप करें, फूड सप्लीमेंट ले, आप उस चीज पे बात करें। तो हमारी प्रोडक्ट की मैक्सिमम लोगों को जरूरत है, नो डाउट। लेकिन जब आप ये सवाल खुद को पूछते हैं कि क्या इस व्यक्ति को मौके की जरूरत है, क्या इस व्यक्ति को मौके की जरूरत है, तो आपको हर व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि सबको मौके की जरूरत है, हर व्यक्ति को मौके की जरूरत है। इस चीज को अपने दिमाग में यहाँ पे फिट कर, जिसको भी देखो खुद को सवाल पूछो क्या मौके की जरूरत है। फिर उसको भी पूछो क्या आपको जिंदगी में मौके की जरूरत है, आप अपॉर्चुनिटी की वैल्यू करते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वर्कशॉप में प्रोस्पेक्टिंग की हम लोग प्रैक्टिस करा रहे थे, तो उसमें मेरे सामने कोई थे तो मैं उनको फोन पे ऐसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रहे थे, ऑब्जेक्शन पूछ रहे थे। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा कि दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, एक जो मौके का मजाक उड़ाते हैं, दूसरे जो मौके की कदर करते हैं, आप किस कैटेगरी। तो वो बोलेगा कि सर मैं मौके की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो क्या आप इस मौके को देखना चाहिए? बोला बिल्कुल देख। तो आप देखिए जितना करते जाएंगे ना आपके अंदर से ये चीजें आप सीखेंगे। तो मौका हर किसी को चाहिए। और जब भी किसी से बात करें, माई रिसर्च के बारे में बात करें, तो आप अपने दिमाग में इस चीज को रखें कि आप एक $1 मिलियन बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें। सर मेरे पास एक छोटा सा बिजनेस है, कभी ना बोले। सर मेरे पास एक छोटा सा रास्ता है, कभी ना बोले। सर एक बिजनेस है, ये भी ना बोले। सर एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, आपकी जिंदगी में वो बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आ सकते। फिर देखिए उस आदमी को नींद नहीं। ठीक है, तो लोग ही लोग हैं। मेरी बातों को आप अगर कड़ी से कड़ी मिलाएंगे ना, तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, लोग ही लोग हैं। हमारे देश में एक मिनट में 40 बच्चे जन्म ले रहे हैं। ये गूगल का आंकड़ा है, मेरा नहीं। लोग ही लोग हैं हमारे देश में, और सबको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर नॉट अ डेवलप कंट्री। ये डेवलप नहीं हुआ है, डेवलप हो रहा है। डेवलपमेंट का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। इसीलिए आज की तारीख में बहुत से लोग हैं जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं। आज की तारीख में बहुत से लोग हैं जो कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है, उनके पास कोई अनुभव नहीं, उनके पास उतनी राशि नहीं है कि वो बिजनेस कर पाए। तो वो हर एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। अच्छा, हमारी अपॉर्चुनिटी भी कैसी है? ना पैसा लगता, ना पूरे दिन का टाइम लगता है। नया व्यक्ति तो 2 घंटे से बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। ना कोई डिग्री लगती। आप देखिए कई बार आप अखबार में अगर इंटरव्यू के लिए जो एड होती है ना, उसको देखेंगे, कोई इंटरव्यू है, जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है या फिर क्लार्क की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे एज की लिमिट भी लिखी है। इस उम्र से इस उम्र के लड़के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज की भी लिमिट होती है। आप गवर्नमेंट की जॉब भी करने जाएंगे ना, जैसे आप सिविल सर्विसेज में गए तो उसकी भी एक एज लिमिट है। कलेक्टर बनने की भी एक एग्जाम देने की भी एक लिमिट है। आर्मी में एंटर होने की भी एक एज लिमिट है। हर जगह पे आप स्पोर्ट्स के कोई भी सेक्शन में चले जाए, वहां पे एज की लिमिट है। लेकिन माई रिचार्ज कोई भी एज का आदमी कर सकता है, कोई एज की लिमिट। ना पैसों की लिमिट, ना समय की लिमिट, ना एज की लिमिट, ना कोई जातिवाद। हिंदू कर सकता है, मुसलमान कर सकता है, सिख कर सकता है, ईसाई कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई बड़ा ऑफिस खोलने की जरूरत है। अगर आप अपनी टीम के साथ मिलकर ऑफिस खोलते तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपका बिजनेस डेवलप होगा। बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको ये बिजनेस करना तो एक ऑफिस खोलना। जैसे मान लीजिए आप सलून खोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक दुकान तो लेनी पड़ेगी ना। आप कपड़े के गारमेंट का शोरूम खोल रहे हैं, उसके लिए भी दुकान चाहिए। पान दुकान कर रहे हैं तो उसके लिए पान बेचने के लिए भी तो दुकान चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, कोई फिक्स ओवरहेड नहीं। फिक्स ओवरहेड सबसे डेंजर चीज होती है, कंपनियों को बर्बाद कर देती है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं उनकी बात करता हूँ। फिक्स ओवरहेड मतलब आपकी कंपनी में बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है, आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको एम्प्लॉय को सैलरी तो देनी पड़ेगी, आपको लाइट बिल तो भरना ही पड़ेगा, आपको वहां पे ऑफिस का रेंट तो देना ही पड़ेगा, आपको जगह प्रीमाइसिस का रेंट देना पड़ेगा, सरकार से जो लोन लिया उसकी इंस्टॉलमेंट आपको देनी पड़ेगी। फिक्स ओवरहेड, फिक्स खर्चे, यहाँ पे नहीं। अच्छा, कोई व्यक्ति जॉब कर सकता है, उसके साथ मैरिज कर सकता है, कर सकता है।
बिजनेसमैन कर सकता है, स्टूडेंट कर सकता है, रिटायर्ड पर्सन कर सकता है, वो भी कर सकता है, अनएम्प्लॉयड कर सकता है, वो भी कर सकता है। ये तो फिर ऐसी बात होगी कि सर हवा कहाँ से मिलेगी, ये ट्रेनिंग दीजिए, हवा कहाँ से मिलेगी। अरे भाई हवा तो चारों तरफ है, एक बार सांस लेने की कोशिश तो कीजिए। घर से बाहर निकलिए, जो भी आदमी दिख रहा है उसको पैसा चाहिए, उसको लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसको आगे बढ़ना है, उसको जिंदगी में कुछ करना है। हर व्यक्ति हमारा पैसा, बस बात करने की जरूरत, बात करना पड़ेगा। क्योंकि मैं मिलता हूं जो लोग माई रिचार्ज में 5 करोड़ कमा चुके हैं, 8 करोड़ कमा चुके हैं, वासुदेव घोष 9 करोड़ रुपया कमा चुके। तो मैंने वासुदेव जी से एक बार सवाल पूछा था कि वासुदेव जी कोई दरवाजा खटखटाता है आपके वहां पे रोज कि आप तो 9 करोड़ कमाए हैं, मैं आपका कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो वासुदेव जी ने कहा कि ऐसी घटना भी घटी है लेकिन रेयर, बाकी हमको ही जाना पड़ता है, कोई हमारा दरवाजा नहीं खटखटा है। कोई आदमी आपके पास नहीं आएगा कि मुझे सपना आया है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अजय जी मुझे सपना आया है आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, प्लीज मुझे प्लान दिखा दीजिए, प्लीज मुझसे बातचीत कीजिए। नहीं दोस्तों, बात तो हमको ही करनी पड़ेगी, बात करने की जरूरत है। लेकिन बात करने में दिक्कत जो है ना कि ये होगा तो वो होगा, तो वो सब आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है। उस खेल में दिमाग को जीतने नहीं देना है, हमें जीत जाना है। देखिए आप कुछ काम करेंगे ना, तो या तो उस काम में सफल हो जाएंगे या टेम्पररीली फेलियर मिलेगा। जैसे आपने प्लान दिखाया, आदमी नहीं जुड़ा, तो टेम्पररीली हम बोल सकते हैं कि उस प्लान में आप फेल हो गए, नो प्रॉब्लम। फेल होना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, फेलियर से आदमी सीखता है। सफलता इंसान को गुरूर दिलाती है, सफलता इंसान को नशा दिलाती है, सफलता इंसान को अभिमानी बनाती है, फेलियर इंसान को पोलाइट बनाती है, फेलियर इंसान को एक कुएं जैसा डेप्थ देता है, फेलियर जो है इंसान के अंदर गहराई लेके आता है। देखिए सुख और दुख भी यही बात है। सुख में आदमी अभिमानी हो जाता है, सुख आता है तो लोग आपसे अलग हो जाएंगे, आप पैसे वाले होते जाएंगे तो दोस्त दूर होते जाएंगे, रिश्तेदार भी बोलेंगे यार तुम तो बड़ा आदमी बन गए। तो प्रॉब्लम क्या है भाई इसमें? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका दोस्त आपका रिश्तेदार बड़ा आदमी बन गया, नहीं तुम बड़ा आदमी, तो वो अलग हो जाता है। लेकिन दुख देखिए, जैसे घर में किसी की डेथ हो गई तो पूरा गांव इकट्ठा हो, दुख इकट्ठा करता है, सुख सबको अलग करता है। ठीक है ना? तो सफलता कई बार अभिमान लेके आती है। तो छोटे छोटे फेलियर बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे हम लोग सीखेंगे, उससे आप घबराए मत, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको लर्निंग लेसन के रूप। लाइफ में सबसे बड़ा आपका जो एक्सपीरियंस है ना, आपका खुद का अनुभव, आपका खुद का। हम लोग तो आपको यहाँ से बता रहे हैं, हम लोग अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं, लेकिन आप अपना खुद का अनुभव अगर उसमें मिला देंगे तो सोने में सुगंध हो जाएगी। ठीक है, तो वो सुगंध मिलाना आपका काम है, सोने जैसा बात तो यहाँ पे रोज जूम में हमको यहाँ पे जो हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं, हमारे एमडी सर भी हमको यहाँ पे गाइड कर, तो बात करनी पड़ेगी। ठीक है, एक शानदार टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी जेब में एक पेपर का टुकड़ा रखिए, जब भी घर से बाहर निकलते ना, जेब में पेपर का टुकड़ा रखिए। और जो भी आदमी आपको मिलता है, आप खुद को वो आपको पहचानता है कि नहीं पता तो चलता ही होगा आपको, जैसे हमारे सामने कोई मिला तो मैं उसको जानता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो जैसे आप बाइक से निकलते हैं, आप बस में जा रहे हैं, आप चल के जा रहे हैं, तो आपको रास्ते में बहुत से लोग मिल जाते हैं, आंखें खुली रखनी पड़ती। क्या करना पड़ता है? आंखें खुली रखनी पड़ती है, आंखें खुली नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। लर्निंग जो है ना, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दिमाग की आंखें। आपको हर चीज में से सीखने को मिलेगा। जैसे कोई आदमी बहुत तेज बाइक लेके जा रहा है, आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, पेट टूट गया, सीखने को मिला इतना बाइक तेज नहीं चलाना, आंखें खुली रखो। दूसरों की गलतियों से भी सीखा जा सकता है। ठीक है ना? कोई आदमी बहुत नेगेटिव बात करे तो सीखने को मिलता है, इतनी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। और जिंदगी इतनी छोटी है, खुद गलती करके सीखोगे तो नहीं सीख पाओ, दूसरों की गलतियों से ज्यादा सीखना। ठीक है ना? तो जो भी व्यक्ति आपको मिलता है, आप खुद को सवाल पूछो कि क्या इसका नाम मेरे लिस्ट में है, या सीधा ही सवाल पूछो ये मेरी टीम में है कि नहीं है, नहीं है तो चलो बात कीजिए। बात करने के लिए किसी पंडित के पास जाके मुहूर्त मत लीजिए कि मेरे पास लिस्ट बन गया है, कांटेक्ट करना है, अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए, अच्छे से मुहूर्त से कांटेक्ट करें। ठीक है ना? दुनिया मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो जिंदगी के जो महत्वपूर्ण काम है वो मुहूर्त देख के नहीं आते। जैसे बच्चे का बर्थ है तो वो मुहूर्त देख के नहीं होता है, वो आ जाता है। मौत भी मुहूर्त देख के नहीं आते कि चलो भाई आज किसी को मारना है तो फिर वो काल चौघड़िया पकड़ना पड़ता, शुभ में तो मार नहीं सकते किसी को, ऐसा नहीं। ठीक है ना? आपको अगर मान लीजिए कि आपके जॉब में आपको सैलरी डबल होने वाली है, तो मुहूर्त देख के नहीं आते, वो बस हो जाता है। सही बात है ना? तो आप बातचीत कीजिए कि ये व्यक्ति मेरे बिजनेस में है कि नहीं, नहीं तो दूसरा, इसको मौके की जरूरत है, ये तो है ही मौके की जरूरत, सबको जरूरत है। ठीक है ना? उससे सीधा बातचीत कीजिए। और ये भी सवाल पूछे कि आपको जिंदगी में मौके की जरूरत है। कई अलग तरीके से आप लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बात कीजिए, नए लोग आएंगे।
और जो चीज आप करेंगे आपकी चीज। कॉपी करना जो है ना, उसमें दिमाग की कोई जरूरत नहीं। कॉपी करने के लिए दिमाग की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इसका एक बहुत ही शानदार आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में मैं शादी में गया था। बहुत पुरानी बात है, लगभग 10-12 साल पुरानी बात। बहुत इंटीरियर इलाके में, गुजरात में, इतने इंटीरियर में, बहुत ही देहात एरिया में मैं शादी में। तो वहां पे शादी में एक रिवाज था कि जो 4 फेरे होते हैं ना दूल्हा दुल्हन के, 4 फेरे 7 फेरे जो भी आप बोले, उसमें जब 2 फेरे कंप्लीट होते हैं तो एक बिल्ली को बीच में लाया जाता है और उस बिल्ली को वहां पे रोक के उसको पे एक टोकरी रख दिया। फिर 2 फेरे हो गए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, यार ये क्या बात। मैंने जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं देखा कि शादी के 2 फेरे हुए, फिर एक बिल्ली को लाया गया, उस पर ऊपर टोकरी रखा गया, फिर 2 फेरे। तो मैंने पूछा वहां के बड़े बुजुर्गों को कि ये क्या है। बोला ये हमारा रिवाज है, इसका कारण क्या है। तो वो एक दूसरे के सामने देख। बोला कारण क्या है, तो हमको भी पता नहीं। तो मैं बहुत लोगों से मिला, मैंने वो पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप बताइए इसका कारण क्या है, जो मतलब शादी करा रहा है। बोला कारण तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैं तो पीछे पड़ गया हूँ। मैंने बोला आपको मुझे कारण बताना पड़ेगा, आप मुझे कारण बताएंगे तो मैं आपको बड़ी दक्षिणा दूंगा। अब पंडित जी को इंटरेस्ट आ गया कि दक्षिणा मिलेगी यहाँ पे। तो उन्होंने बहुत से और पंडितों को पूछा, ये किया, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। 15 दिन के बाद उनका फोन आया। मुझे बोलते हैं आप कहाँ पे है। मैंने बोला मैं ऑफिस में हूं, बताइए। बोला आप हंसने की पोजीशन में है, आप 10 मिनट हंसने की पोजीशन में है तो ही मैं आपको कारण बताऊंगा, वरना बाद में बताओ। मैंने बोला मैं फ्री हूँ, बोलिए। बोलता है मैंने बहुत से लोगों से बात की, बूढ़े बूढ़े लोगों से बात की, और बहुत से लोगों से बात करने के बाद इसका रियल रीजन पता चला कि आज से कुछ 400 साल पहले एक शादी चल रही थी। और 400 साल पहले तो मतलब दुनिया इतनी आधुनिक नहीं थी। तो शादी में अचानक से कहीं बिल्ली आ गई, तो पास में बैठे एक आदमी ने उसके ऊपर टोकरी रख दी कि ये बिल्ली बीच में ना चली जाए। और शादी के 2 फेरे बाद में हो, और लोगों को लगा शायद ये कोई रिवाज है। तब से ये काम चला आ रहा है, चला आ रहा है। क्यों हो रहा है किसी को पता। जब पहली बार हुआ था इसका कोई रीजन नहीं था। तो डुप्लीकेशन ऐसे होता है। आप जब नए नए लोगों से बात करोगे, आपकी टीम भी बात करेगी, क्या रीजन है, कोई रीजन नहीं, बस मेरे अपलाइन करते मैं भी करता। वो चलते फिरते लोगों से बात करता मैं भी करता। और इस काम में मैंने देखा है सबसे ज्यादा, अगर कोई इस काम को करता है, जो हम टॉप लीडर्स की बात करें, तो वो आबिर कुमार बागची। बागची सर चलते फिरते आदमी से माई रिचार्ज ज्वाइन करा। उसका एक ही कारण है, वो बात करते। और हम लोग क्या करते, मन ही मन बातें। सर पहले प्लानिंग करेंगे, पहले इसका नंबर लेंगे, फिर इससे 2 बार बात करेंगे, फिर रिलेशन बिल्ड करेंगे, फिर इसको एक बार जाके मिलेंगे, फिर कभी बात करेंगे। इतने में तो बागची सर उसको ज्वाइन करा देंगे, डायमंड क्लब करा देंगे। फिर आप जाके बोलोगे कि मेरे पास एक मौका है। बोला सर मैं तो डायमंड क्लब करता, बागची सर मिले थे मुझे। तो आप उसको 6 बार मिलोगे, बागची सर एक ही बार मिलेंगे। ठीक है ना। तो हमको सीखना चाहिए इस चीज को बागची सर से, कि बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, नए लोगों को बिजनेस में लाने के लिए 2 चीज और बताऊंगा मैं आपको। लोग प्लान दिखाने से बिजनेस में आते, बहुत सिंपल बात करने से प्लान देखते हैं, प्लान दिखाने से बिजनेस। सही बात है। कई बार कुछ लोग इतने प्लान दिखाते हैं, उनको फॉलोअप करने की भी जरूरत नहीं। लोग सामने से जुड़ जाते हैं। बोला इनको फॉलोअप करने जाएंगे, उससे अच्छा 2 नए लोग को प्लान दिखाते हैं। और ऐसा इनके साथ होता है, जो लोग लिस्ट बिल्डिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग करते हैं अपनी टीम में, जो लोग सिस्टम का निर्माण करते हैं, उन लोगों के लिए ऐसा होता है। ठीक है ना। तो प्लान दिखाने से लोग बिजनेस करते हैं, होम मीटिंग करने से ज्यादा लोग बिजनेस। नए लोग कहाँ से आएंगे, होम मीटिंग से। सर होम मीटिंग में क्या करें, प्रोडक्ट दिखाए या प्लान दिखाए, जिससे आपको रिजल्ट मिलता है वो दिखाए। एक लीडर बोलते सर हम तो होम मीटिंग में प्लान दिखाते हैं, हमारे 10 में 7 लोग जुड़ जाते। मैंने बोला कंटिन्यू करो सब। माय गुड मॉर्निंग। हम सब लोग देख रहे हैं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुका है सर के लिए। तो हम लोग तो सीखे हैं, सर जो जो बोले हैं हम लोग
वो सीखेंगे, वो आज से हम चालू करेंगे, क्योंकि हम लोग जो कोलकाता में रहते हैं, हम लोग के आगे अभी बहुत मौका मिलेगा कि 29 में हमारे यहाँ पे कोलकाता में जो प्रोग्राम होगा, इसके लिए आज से हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सर जो बोले हैं ऐसे हम बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद हम लोग देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैडम। यहाँ पे इंटरनेट का कुछ इश्यू है, पता नहीं। तो मैं उसी चीज पे बात कर रहा था कि होम मीटिंग से लोग आते हैं बिजनेस में। आप लोग होम मीटिंग करना शुरू कीजिए। सर हम होम मीटिंग करते लोग नहीं आते, लेकिन आप पहली 20 होम मीटिंग से कोई ज्यादा उम्मीद मत। पहली 20 होम मीटिंग में आप एक एक मिस्टेक निकालिए। इस होम मीटिंग में मुझे ये गलती हुआ जो अगली मीटिंग में नहीं कर। जो व्यक्ति होम मीटिंग में मास्टर बन गया, उसकी इनकम 1 लाख से नीचे हो ही नहीं सकती। लेकिन मास्टर बनने के लिए उसको आपको करना पड़ेगा। पहले 20 25 30 ना है कोई बात नहीं। जो लोग नए नए प्लानर बनते हैं ना, उनको मैं एक ही चीज बोलता हूँ, पहले 20 में से कोई नहीं जुड़ेगा। जब 21वां प्लान दिखा जो मेरे पास आओ। आपका इतना तो तैयारी होना चाहिए। सर हम तो लाख रुपया कमाना चाहते हैं, हम करोड़पति बनना चाहते हैं, हमको गाड़ी लेना है, हमको बंगला बनाना है। 20 लोग का ना नहीं सुन सकते, कैसे होगा? ठीक है ना? 20 लोग का ना लेके आइए ना, पहले 20 लोग का ना सुन के आइए, फिर 21वें पे बात करेंगे क्यों ना बोल रहे हैं आपके साथ। क्योंकि हम लोग वो चीज कर सकते हैं, हमारे पास मार्केट बहुत बड़ा है। तो होम मीटिंग में लोग आते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज आज पूरी मीटिंग में नए लोग कहाँ से लाएंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। रेफरेंस लीजिए आप। रेफरेंस लीजिए। जो लोग प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, जिनको बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है, ज्यादातर लोगों को मिलता है, जो लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उनको बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो इन लोगों से आप रेफरेंस लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी को बाल झड़ने की बहुत समस्या है, मारी रिसर्च के प्रोडक्ट्स लिए और उनके बाल झड़ना बंद हो गया, वो बहुत ही खुश है। तो उनका वीडियो बनाइए, टेस्टिमोनी वीडियो बनाइए। साथ में उनको बोलिए कि आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनको इस प्रोडक्ट का फायदा मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। आप उनका नाम दीजिए। रेफरेंस जब आप लेते हैं तो वहां पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट। मान लीजिए मैं आशीष कुमार जो है, हमारे आशीष घनताइट जो है, उनके रेफरेंस से मैं किसी को मिलने के लिए, ठीक है, मान लीजिए बबलू कुमार जी को मिलने के लिए, तो एक तो मैं बबलू जी को फोन कर रहा हूँ, बबलू जी कैसे है? बोला बढ़िया। आप कौन बात कर रहे हैं भाई? मैंने बोला मैं चेतन चावड़ा बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। हाँ आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे पास आपका नंबर आया, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी। बोला जब नहीं जानते तो बात नहीं करनी। ज्यादा तो लोग ये बोलते हैं ना। लेकिन मैंने बोला बबलू जी कैसे हैं? बोला बढ़िया। भाई साहब कौन? बबलू जी मैं आशीष जी का दोस्त हूँ। आशीष जी जो आपके दोस्त है ना? बोला हाँ हाँ आशीष जी तो हमारे दोस्त है। तो उनका मैं दोस्त हूँ और मैंने उनसे आपका नाम लिया है, आपको शायद कोई समस्या है, उस बारे में मदद कर सकते हैं। तो अब वो आदमी हमारी बात सुनने को तैयार। ठीक है। अब मेरा फोन रख के आप बबलू जी क्या करेंगे, सीधा आशीष जी को फोन करें कि भाई आपने किसी को नंबर दिया था। बोला हाँ बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, देखो मेरी समस्या खत्म हो गया, आप ले लीजिए इसको, बस हो गया। इतना काफी है। जो व्यक्ति खुद महसूस करता है, उसका जब फीडबैक आता है, तो वहां पे आपका जाने से पहले वो आदमी आपका बात सुनने को तैयार है, आपका प्लान देखने को तैयार है, और आपका प्रोडक्ट परचेज करने को भी तैयार है। तो रेफरेंस लीजिए। आप लोग रेफरेंस लेके काम कीजिए। आप लोग फील्ड में भी रेफरेंस लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, अगर किसी को प्लान दिखाया, आपने सीधे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाया और उस व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया, आप उनसे भी रेफरेंस ले सकते हैं कि सर कोई बात नहीं, आपके अपने रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको इसमें रुचि नहीं बनी। लेकिन सर जैसे किसी ने बोला सर मैं तो बहुत ही सेट हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं तो 2 लाख रुपया कमा रहा हूँ, मैं उसमें कहाँ डिस्टर्ब करूंगा, आप बोले तो आपके प्रोडक्ट ले लेंगे लेकिन बिजनेस नहीं करूंगा, ऐसा मान लीजिए किसी ने बोल दिया। तो आप पहले उनको थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए कि देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप एकदम ऑनेस्ट आदमी है। आपने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर आप तो 2 लाख कमा रहे हैं, हर आदमी कमा नहीं है सर। ठीक है, तो हम करते हैं। आपके ध्यान में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, जिन जो आपके जितने स्टेबल नहीं। बोला हाँ कुछ लोग हैं, क्या उनका रेफरेंस मुझे दे सकते हैं? मैं उनसे जाके बात। तो आपको वो 10-15 लोग के नाम, लेकिन वो कब देंगे? जब आप उनसे प्यार से बात। ठीक है ना? आप उसको धमका के आओगे कि 2 लाख कौन बड़ी बात है, तुम क्या बड़ा आदमी बन गया क्या, 2 लाख कमा गए, हमारे कंपनी में तो 20 लाख कमाते हैं, आ जाओ ऐसा करके। तो वो दूसरे 10 लोग को बोलेगा ये आदमी आया तो इसका बात मत सुनो। ठीक है ना? तो ये हमारे ऊपर है कि हम उनसे कैसे बातचीत करते हैं, पॉजिटिवली बात करते हैं। तो रेफरेंस लेना जरूरी है। आप रेफरेंस लीजिए। ठीक है, और वो जो पेपर रखना है जेब में, उसमें जो भी आदमी आपके सामने मिलता है वो आपके बिजनेस में है कि नहीं, तो उनका लास्ट लिस्ट पे वहां पे नाम लिख लीजिए। तो आप देखेंगे कि रोज आपके पेपर में 5 नाम ऐड होते हैं, कभी 5, कभी 10, कभी 15, कभी 20 नाम ऐड होते हैं। मतलब आपका लिस्ट कभी खत्म नहीं। आप लोग कहाँ से लाएंगे, ये आपका सवाल खत्म।
सही बात है ना। तो आप में वो एनर्जी बिल्ड हो जाएगी, आपका खेत हरा भरा हो जाएगा, आपकी टीम में लोग आ जाएंगे, आपको जिधर जाएंगे उधर लोग ही लोग दिखाई देंगे, मार्केट ही मार्केट दिखाई देगा। एटीट्यूड का डिफरेंस है। एक बार बाटा कंपनी ने 2 लोगों को जंगल में भेजा, दोनों ही मैनेजर के कैंडिडेट थे, दोनों में से किसी एक को नौकरी मिलने वाली थी, तो किसको नौकरी, ठीक है। तो दोनों ही को भेजा जंगल में। तो एक आदमी जाके बोलता है, वहां से आके बोलता है, सर आप तो मजाक कर दे मेरे साथ, जंगल में आदिवासी रहते, वो ढंग के कपड़े भी नहीं पहनते, जूते कौन पहनेगा, उधर तो कोई किसी के पैर में जूते है ही नहीं, उधर हमारा कोई बिजनेस नहीं हो सकता। और दूसरा आदमी सीधा मिठाई का बॉक्स लेके गया, बोला सर कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रोडक्शन डबल कर दीजिए। बोलता है क्यों, बोला मैं जंगल में गया था, देखा एक भी आदमी ने जूता नहीं पहना, सबको पहना देंगे सर, बहुत बड़ा मार्केट है, सबको ज्वाइन करा देंगे। तो सोच का फर्क, ठीक है ना, सोच का फर्क है। और जिंदगी में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीना है ना, तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक चीज का फर्क है, वो है एक्स्ट्रा। एक होता है ऑर्डिनरी लाइफ, लेमैन कॉमन जिंदगी, आम जिंदगी, ठीक है ना, और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, समथिंग स्पेशल, बेटर। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? द ओनली वन डिफरेंस इज एक्स्ट्रा। कि जो व्यक्ति एक्स्ट्रा काम करता है, अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रा देता है, उसकी जिंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक बार क्या हुआ, 2 सेल्समैन थे, दोनों ने एक ही स्कूल से ग्रेजुएट, एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, दोनों की नौकरी लग गई। दोनों दोस्त थे। 1 साल नौकरी करने के बाद, एक का नाम था रमेश, दूसरे का नाम था अजय। 1 साल नौकरी करने के बाद रमेश का प्रमोशन हो गया, उसको सीनियर पोस्ट पे भेज दिया गया, उसकी सैलरी बढ़ गई। अजय को लगा मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा, मेरी भी सैलरी बढ़ जाएगी, मुझे भी सीनियर बना दिया जाएगा। लेकिन अजय का प्रमोशन हुआ नहीं। तो अजय को लगा मेरे साथ नाइंसाफी, इस कंपनी में तो पार्शियलिटी हो रही है, एक आदमी को फेवर किया जा रहा है, दूसरे को फेवर नहीं किया जा रहा है। जबकि हम दोनों ने एक ही जगह से कॉलेज किया, हमारे मार्क्स भी लगभग लगभग सेम है, जो एजुकेशन में हमारा रिजल्ट आया था, इंटरव्यू भी साथ में दिया, एक ही दिन कंपनी को ज्वाइन किया, एक साथ काम कर रहे, एक का प्रमोशन हुआ, मेरे क्या नहीं, ये तो बकवास कंपनी है, मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना है, मैं अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा। उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा और बॉस की केबिन में जाके बोलता है, सर आई डोंट वांट टू कंटिन्यू हियर, दिस इज माय रेजिग्नेशन। बॉस बोलता है ठीक है यार, नो जॉब आपको नहीं करनी, बात कोई नहीं है, कोई बात, आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अचानक से आपने ये फैसला क्यों लिया? बोलता है सर देखिए आप पार्शियलिटी कर, ठीक है, मेरा जो दोस्त है वो एक ही दिन हम दोनों ज्वाइन किए थे, और वो आज सीनियर बन गया, उसकी सैलरी बढ़ गई, हम दोनों एक ही काम करते, एक साथ काम करते, एक जैसे काम करते, आपने मुझे प्रमोट नहीं किया और मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ी। ऐसा क्यों, मैं जानना चाहता हूँ। बोला आप जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। बोला आप मार्केट में जाके ये देख के आइए कि आम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं आपको एक काम दे रहा हूँ। बोला ठीक है। वो बाइक लेके गया, फटाक से मार्केट में गया, 15 मिनट में वापस आया, बोला सर मार्केट में आम मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है, क्या भाव है? सर वो तो पूछा नहीं मैंने, जाओ पूछ के आओ। फिर बाइक लेके गया, बाइक लेके जाके बोलता है, सर ऐसे तो 100 रुपया किलो है, लेकिन 10 किलो की पेटी लेगी तो वो 800 रुपये में दे देगा। अच्छा कौन कौन सा आम है, दूसरा कौन सा है? सर वो तो पूछा नहीं, जाओ। फिर वो गया, जाके बोलता है, सर देखिए दशहरी है, मालदा है, लंगड़ो है, गुलाब खास है, ये सब कुछ है। अच्छा अच्छा, अगर 100 पेटी चाहिए तो मिल जाएगा। सर, जाओ पूछ के आओ। फिर वो 4 बार गया, वापस पूछ के आया। अब बोला जिसको प्रमोशन दिया ना उसको बुला के लाओ, उसको बुला के लाओ, बेटा मार्केट में जाओ, थोड़ा सर्च करके आओ आम है कि नहीं। बोला ठीक है। वो आधे घंटे बाद आया, वो 15 मिनट में नहीं, आधे घंटे बाद आया, लेकिन एक लेटर पूरा लिख के आया, सर देखिए इतनी दुकान में आम मिल रहा है, यहाँ पे इतने इतना स्टॉक है, इस कैटेगरी का आम है, इतना भाव बोल रहा है, पेटी का 800 बोल रहा था। मैंने बोला भाई हमको तो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो वो 700 तक आ गया। सर मैं 500 बोल के आया, 550 दे देगा, क्या करे सर, लेना कि नहीं? अब वो पहले को बोलता है, पता चला तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ, उसका क्यों हुआ, क्या डिफरेंस है, काम तो दोनों कर रहे हैं। तो काम तो माई रिचार्ज में बहुत लोग कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, ऑर्डिनरी कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं? ये सवाल हमको खुद को पूछने की जरूरत है। आज 4 मिनट ज्यादा लिए है, उसके लिए माफी मांगू, लेकिन ये तो मेरा अधिकार है, बीच में मैं चला गया था ना, वही टाइम एक्स्ट्रा नहीं लिया, माफी नहीं मांगी। चलो मंगलवार को माफी नहीं मांगता। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माई रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।